नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम पाठशाला 2.0 के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे 9 दिसंबर का करंट अफेयर। चलिए देखते हैं क्या है आज के करंट अफेयर में। अपना पहला सवाल है, वर्ल्ड बैंक इंडिया डेवलपमेंट अपडेट्स। एक ये है वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट्स के अनुसार भारत के लिए 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान कितना है। ऑप्शन ए है 8.1%, ऑप्शन बी है 7.5%, ऑप्शन सी है 7.2%, ऑप्शन डी है 6.9%। तो अभी क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए पूर्वानुमान दिया है भारत की जीडीपी का। भारत की जीडीपी का पूर्वानुमान दिया है और उन्होंने कहा है कि इससे पहले जो वर्ल्ड बैंक का भारत का पूर्वानुमान था वो कितना था, 6.5% था, जो पहले दिया था वर्ल्ड बैंक ने कि भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2023 में लगभग 6.5% रहेगी, ये पहले कहा था। अब वर्ल्ड बैंक ने इंडिया डेवलपमेंट अपडेट में फिर से अपने ही डाटा को रिवाइज कर दिया है और अब क्या करा है, उन्होंने कहा है कि अब जीडीपी भारत की कितनी रहने का अनुमान है, 6.9% रहने का अनुमान है। ठीक है लड्डुओ, तो इसका सही उत्तर क्या है, 6.9%। वर्ल्ड बैंक के अनुसार, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट्स के अनुसार अब अपना डाटा रिवाइज कर दिया, 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 6.9% कर दिया रसगुल्लो। ठीक है, अगला सवाल है, ये जलेबियों के लिए है। दिसंबर 2022 में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है। ऑप्शन ए 5.9%, ऑप्शन बी है 6.25%, ऑप्शन सी है 6.50%, ऑप्शन डी है 6.75%। तो अगस्त 2018, जलेबियों सुन लो, अगस्त 2018 के बाद अब तक की सर्वाधिक रेपो दर मौद्रिक नीति समिति ने कर दी है। 35 बेसिक पॉइंट बढ़ाई है, 35 बेसिक पॉइंट रेपो दर को बढ़ा दिया है। कितना, अब कितना कर दिया है, अब कर दिया है 6.25%। ये अगस्त 2018 के बाद सर्वाधिक रेपो दर है आरबीआई की। आरबीआई ने क्या कर दिया है, 35 बेसिक पॉइंट बढ़ाकर अब रेपो दर को 6.25% कर दिया है। ये अगस्त 2018 के बाद सर्वाधिक रेपो दर है अभी तक की। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, पिछले सवाल में मैंने आपको उत्तर बता दिया, 6.25% हो गई है रेपो दर। अगला सवाल है रसगुल्लो, कौन सा चक्रवात हाल ही में दक्षिणी राज्यों के तटों को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर निर्मित हुआ है। ऑप्शन ए है मंडोसा, ऑप्शन बी है असनी, ऑप्शन सी है सितरंग, ऑप्शन डी है मोचा। तो अभी क्या हुआ, चेन्नई से लगभग 620 किलोमीटर दूर दक्षिण पूरब, चेन्नई से लगभग 620 किलोमीटर दूर दक्षिण पूरब में बंगाल की खाड़ी के कहां पे, दक्षिण पश्चिम में ये चक्रवात बना है। इससे प्रभावित होने वाले तटीय राज्य पुद्दुचेरी में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।
पुदुचेरी है, आंध्र प्रदेश है, ये सब इससे प्रभावित होंगे। कुछ राज्यों में भारतीय मौसम विज्ञान संगठन द्वारा लाल चेतावनी जारी कर दी गई है। लाल चेतावनी मतलब रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये कौन सा वो चक्रवात है? बंगाल की खाड़ी के ऊपर है, ये निर्मित हुआ है। तो इसका सही उत्तर है मंडोसा चक्रवात है। अगला सवाल देख लेते हैं। वाई के अलग जिनका हाल ही में निधन हुआ किस पेशे से जुड़े थे? ऑप्शन ए अर्थशास्त्री, ऑप्शन बी है खिलाड़ी, ऑप्शन सी है व्यवसायी, ऑप्शन डी है वैज्ञानिक। तो वाई के अलग जी, योगिंदर अलग जी नाम है इनका, योगिंद्रा के अलग जी। इनके नाम पे एक समिति भी बनी हुई है अर्थशास्त्र में, वाई के अलग समिति। और इनका क्या हुआ है, 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और क्या था इनके बारे में, ये जेएनयू के कुलपति भी रहे हैं ये जेएनयू के। और क्या है, 1996 से लेके 1998 के बीच ये केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। अर्थशास्त्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या है, अर्थशास्त्री थे वाई के अलग जी। इनका हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया और इनका पूरा नाम है योगेंद्र के अलग। जेएनयू के कुलपति भी रहे हैं, 1996 से 1998 के बीच में केंद्रीय मंत्री भी रहे और इनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला सवाल, 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है यूके, ऑप्शन डी है फिजी। तो इसका विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम देख लेते हैं पहले। क्या है थीम क्या है इसकी थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। ये 12वें हिंदी सम्मेलन की विषय है, थीम है क्या? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? इसकी मेजबानी कर रहा है फिजी। तो इसका सही उत्तर है फिजी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारत में चिकित्सीय गर्भपात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की अधिकतम अवधि कितनी है? ऑप्शन ए 24 सप्ताह, ऑप्शन बी है 22 सप्ताह, ऑप्शन सी है 20 सप्ताह, ऑप्शन डी है 18 सप्ताह। तो एक भारत में एक्ट है जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021। ये संशोधित हुआ था, 2021 में संशोधन हुआ था इसमें। अच्छा, ये वर्ड क्या है मेडिकल टर्मिनेशन? क्या है मेडिकल टर्मिनेशन? ये वो है कि भारत में गर्भपात करवाना क्या है, अवैध है। आप गर्भपात नहीं करवा सकते। भारत सरकार इस पर दंडात्मक कार्रवाई करती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में आप गर्भपात करवा सकते हैं। मान लो किसी भी महिला के गर्भ में जो पल रहा बच्चा है उसे कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो जाती है, तो डॉक्टर की सलाह पर आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से, आप गर्भपात करा सकते हैं। या फिर कोई भी रेप पीड़िता ऐसी है जिसने गर्भ धारण कर लिया है, रेप होने के बाद
गर्भधारण उसका हो गया तो उसका कोर्ट आदेश देता है कि इसका गर्भपात कराया जा सकता है। तो ऐसी ही कुछ कंडीशन है जिनमें गर्भपात कराया जा सकता है। तो उन्हीं कंडीशनों के लिए एक मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट है जिसमें संशोधन करा गया था 2021 में। 2021 में संशोधन करके कर दिया गया था 24 सप्ताह 24 सप्ताह 24 सप्ताह कर दिया गया था कि 24 सप्ताह अगर आपने 24 सप्ताह तक गर्भधारण कर रखा है तो आप गर्भपात करा सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। मैं इस सवाल को आज क्यों बढ़ा रहा हूँ? अभी क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक 26 वर्षीय महिला जिसने अर्जी डाली थी दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या करा कि एक 26 वर्षीय महिला थी, उसे 33 सप्ताह के बाद भी गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। गर्भपात कराने की अनुमति दी है। अभी किसने दी है? दिल्ली हाई कोर्ट ने करने की अनुमति दे दी है। तो इसलिए ये चर्चा में रहा, इसलिए मैं आपको ये सवाल पढ़ा रहा हूं कि भारत में चिकित्सा गर्भपात मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी की अवधि, अधिकतम अवधि कितनी है? तो इसका सही उत्तर है क्या? 24 सप्ताह। 24 सप्ताह के अंदर अंदर आप कुछ कंडीशनों में परमिशन लेके बच्चे को गिरा सकते हैं या गर्भपात करा सकते हैं 24 सप्ताह तक। वैसे भारत में नॉर्मली इलीगल है ये। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने विदेशी फंड को किस बैंक में 51% से अधिक निवेश करने की अनुमति दी है? ऑप्शन ए है यस बैंक, ऑप्शन बी है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी है एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी है आईडीबीआई बैंक। जो आरबीआई के हालिया नियम है, आरबीआई के हालिया नियमों के अनुसार क्या हुआ है? हालिया नियमों के अनुसार कि कोई भी निजी बैंक विदेशी स्वामित्व धारण नहीं कर सकती। आरबीआई की हालिया नियमों के अनुसार कोई भी नई निजी बैंक, न्यू पब्लिक सेक्टर बैंक, नई प्राइवेट बैंक, कोई भी नई प्राइवेट बैंक विदेशी स्वामित्व धारण नहीं कर सकती, मतलब अपनी 51% हिस्सेदारी नहीं बेच सकती, विदेशी स्वामित्व नहीं हासिल कर सकती। तो अभी क्या हुआ है, केंद्र सरकार ने विदेशी फंड को किस बैंक में 51%, अभी केंद्र सरकार द्वारा निवेश की अनुमति दी गई है। किस बैंक में? वो दी गई है आईडीबीआई बैंक में। तो इसका सही उत्तर आईडीबीआई बैंक। आरबीआई के जो हालिया नियम है, हालिया नियमों के अनुसार कोई भी प्राइवेट बैंक विदेशी स्वामित्व हासिल नहीं कर सकती, मतलब वो अपनी 51% से अधिक की हिस्सेदार, 50%, मतलब 50-50 में तो आधा होगा, किसी को स्वामित्व नहीं मिला, आधा आधा। लेकिन जैसे 51% होता है तो क्या होता है, 51% वाले के पास उसका स्वामित्व चला जाता है। ठीक है, तो अभी आरबीआई के हालिया नियमों के अनुसार कोई भी नई प्राइवेट बैंक विदेशी स्वामित्व हासिल नहीं कर सकती है। लेकिन सरकार की अनुमति से आईडीबीआई बैंक में 51% से अधिक का निवेश हुआ है, एफडीआई हुई है। अगला सवाल, पे नियर बाई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में यूपीआई लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए है 650%, ऑप्शन बी है 250%, ऑप्शन सी है 100%, ऑप्शन डी है 50%। अभी क्या हुआ, एक फिनटेक कंपनी है, फिनटेक कंपनी बोलते हैं इन्हें, फिनटेक कंपनी है पे नियर बाई। इसने एक सर्वे करा है। तो जो यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस,
पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई से जो लेन देन हो रहा है शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में, उसी के बारे में रिपोर्ट गई है, इसने दी है, एक फिनटेक कंपनी है पे नियर बाई ने दी है। तो उन्होंने इस रिपोर्ट में ये पाया कि शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में यूपीआई लेन देन में यूनिफाइड इंटरफेस द्वारा जो पेमेंट लेन देन होती है उसमें लगभग 650% की वृद्धि हुई है। तो इसका सही उत्तर क्या है? 650% की वृद्धि हुई है। अगला सवाल देख लेते हैं। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में अपना नया एंटी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो अभी क्या हुआ, एक कंपनी है जिग्सा, JIGSAW, जिग्सा। जिग्सा कंपनी है एक किसकी? ये गूगल की सहायक कंपनी है, गूगल की सहायक कंपनी है जिग्सा। इसने भारत में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब गलत सूचना देने वालों के लिए ये एक प्रोजेक्ट है कि गलत सूचना ना फैलाई जाए। किस कंपनी ने? गूगल की एक सहायक कंपनी है जिग्सा। जिग्सा ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, मिस इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट लॉन्च, कि जो गलत जानकारी देते हैं उन सब का डाटा ये रखेगी जिग्सा। तो इसका सही उत्तर क्या है? गूगल की सहायक कंपनी है जिग्सा। अगला सवाल, किस एशियाई देश ने व्यभिचार को अपराध घोषित करने के लिए एक नया कानून पारित किया है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। व्यभिचार का मतलब है कि विवाह के बाद यौन संबंध बनाना, सेक्सुअल रिलेशन बनाना, यौन संबंध विवाह के बाद अलग, मतलब बाहर कहीं अपनी बीवी के से इत्र, अपनी वाइफ से इत्र, मतलब किसी दूसरी महिला के साथ विवाह होने के बाद अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी महिला के खिलाफ महिला के साथ यौन संबंध बनाना अपराध घोषित कर दिया है, अपराध घोषित करा है। वो किसने करा है? वो करा है इंडोनेशिया ने। तो इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया व्यभिचार को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, इंडोनेशिया विवाह के बाद अलग कहीं दूसरी महिला के साथ यौन संबंध बनाना, सेक्सुअल रिलेशन बनाना अपराध की कैटेगरी में आएगा, ये इंडोनेशिया ने कह दिया है। अगला सवाल, आरबीआई किस प्लेटफॉर्म में सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फंक्शन शुरू करने जा रहा है? ऑप्शन ए है BBPS, ऑप्शन बी है UPI, ऑप्शन सी है रुपे डेबिट कार्ड, ऑप्शन डी है CBDC। अभी क्या हुआ, आरबीआई ने यूपीआई में और फीचर ऐड करे हैं, मतलब अन्य फीचर ऐड करने के लिए, अन्य फीचर जैसे व्यापारी वर्ग होता है, व्यापारी वर्ग तो एक लिमिट होती है, लेकिन व्यापारी वर्ग को छूट दी जाएगी, वो दिन में कितनी भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो इस टाइप के फीचर आरबीआई ने यूपीआई में जोड़ने के लिए सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फंक्शनलिटी शुरू करने जा रहा है। यूपीआई की फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बताई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका सही उत्तर क्या है? यूपीआई। अगला सवाल देख लेते हैं। किस संस्था ने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP के बारे में एक परामर्श पत्र जारी किया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी है डाक विभाग, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी, ऑप्शन डी है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। तो जो टेली मार्केटर्स होते हैं, टेली मार्केटर्स मतलब आपके फोन पे जो जंक कॉल आती हैं, फ्रॉड कॉल आती हैं,
आप समझ रहे हो ना कि स्पैम कॉल जो आती हैं, जितनी भी स्पैम कॉल आती हैं, उनके लिए कॉलिंग नेम पर उन सब की जानकारी आपको पहले ही पता चल जाएगी। आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो वो परामर्श पत्र जारी करा है कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन के नाम से, के बारे में एक परामर्श पत्र जारी करा है। किसने करा है? वो करा है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। अगला सवाल, महिला एम्पायर भारत में पहली बार किस पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट में एम्पायरिंग करेंगी? तो अभी क्या हुआ कि ये क्रिकेट, भारत के क्रिकेट इतिहास में पहली बार होगा कि तीन महिला एम्पायरों को, तीन महिला अंपायरों को नामित किया गया है इसके लिए, एम्पायरिंग करने के लिए। उनके नाम है, एक का नाम है आपका वृंदा राठी। दूसरी का नाम है आपका जननी नारायण। और तीसरी है आपकी कौन? गायत्री वेणुगोपालन। गायत्री वेणुगोपाल, ठीक है। ये तीन महिला एम्पायरों को नामित करा गया और ये पहली बार भारत के क्रिकेट इतिहास में पहली बार हो रहा है। और ये सबसे पहले एम्पायरिंग करेंगे किसमें? रणजी ट्रॉफी का जो सीजन होने वाला है इस बार। रणजी ट्रॉफी में क्या नाम है? एक का नाम है वृंदा राठी, दूसरी है जन्नी नारायण, तीसरी है गायत्री वेणुगोपाल। ये तीन महिला एम्पायर हैं जो रणजी ट्रॉफी में एम्पायरिंग करने जा रही हैं। और ये भारत के क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुरुषों के मैच में महिलाएं एम्पायरिंग करेंगी। तो इसका सही उत्तर है रणजी ट्रॉफी। अगला सवाल, हाल ही में खबरों में नजर आने वाली मनीषा रामदास कौन सा खेल खेलती हैं? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है भारोत्तोलन, ऑप्शन डी है निशानेबाजी। तो अभी क्या हुआ, बैडमिंटन, वर्ल्ड फेडरेशन ने बैडमिंटन महिला बैडमिंटन पैरा वाला जो होता है, मतलब विकलांगों के लिए, प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है। प्लेयर ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया है। ऑफ द ईयर किन्हें चुना गया? मनीषा रामदास को। तो ये बैडमिंटन खेलती हैं। सही उत्तर क्या है इसका? बैडमिंटन। अभी फिलहाल में महिला मनीषा रामदास जी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है। क्या चुना है? महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है मनीषा रामदास जी को। और ये क्या खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं। अगला सवाल, हाल ही में खबरों में नजर आने वाले आदित्य मित्तल किस खेल से जुड़े हैं? आदित्य मित्तल जी किस खेल से जुड़े हुए हैं? आदित्य मित्तल 16 वर्ष की आयु में ये भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बन गए। आयुष मित्तल जी 16 वर्ष की आयु में भारत के क्या बन गए? 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। तो ये क्या खेलते हैं?
शतरंज खेलते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? शतरंज। आदित्य मित्तल जी क्या खेलते हैं? शतरंज खेलते हैं। और 16 वर्ष की आयु में भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये बन गए हैं अभी फिलहाल में। अगला सवाल, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है पूर्व लोकसभा अध्यक्ष। अभी संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है। संसद का शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र प्रारंभ हुआ है संसद का अभी। तो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी, जगदीप धनखड़, धनखड़ जी ने अध्यक्षता करी है इसकी। किसकी? राज्यसभा की। तो इसका सही उत्तर क्या है? पदेन सभापति कौन होता है? और राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन अगला सवाल 17वां, फोर्ब्स एशिया के परोपकार के नायकों की सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? ऑप्शन ए है कोई नहीं, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। परोपकार के नायकों में मतलब जो लोग ज्यादा चैरिटी करते हों, ऐसे अमीर भारत में कितने चुने गए हैं? फोर्ब्स की एशिया के परोपकार मतलब जो लोग ज्यादा चैरिटी करते हों, चैरिटी में ज्यादा पैसा मतलब देते हों। तो कौन कौन है? एक तो अपने गौतम अदानी साहब हैं, गौतम अदानी। दूसरे कौन है? दूसरे हैं शिव नादर, एक ये भी नाम इनमें शामिल है, शिव नादर, शिव नादर। तीसरे कौन है? तीसरे हैं अपने अशोक सूटा, अशोक सूटा। तो अशोक सूठा। तो 3 लोगों को फोर्ब्स एशिया के परोपकार के नायकों की सूची में शामिल करा गया है। 3 लोग हैं, कौन कौन? गौतम अदानी, शिव नादर और तीसरे अशोक सूटा। अगला सवाल, किस संस्था ने ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए है UNEP, ऑप्शन बी है FAO, ऑप्शन सी है UNFCC, ऑप्शन डी है UNHCR। तो 5 दिसंबर को क्या होता है? 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है 5 दिसंबर को? विश्व मृदा दिवस, मतलब वर्ल्ड सॉइल डे। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। इसमें इसी दिन 5 दिसंबर को के दिन वर्ल्ड सॉइल विश्व मृदा दिवस के अवसर पर फाओ द्वारा FAO फाओ द्वारा ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल रिपोर्ट जारी की है। तो इसका सही उत्तर क्या है? फाओ द्वारा। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का मेजबान कौन सा शहर है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है कोलंबो। तो अभी फाओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन किया गया, उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपका रोम में। तो इसका सही उत्तर क्या है? रोम। रोम में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन फाओ द्वारा करा गया। कहाँ करा गया है? रोम में किया गया है। अगला सवाल, किस संस्था ने स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2022 रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए है UNEP, ऑप्शन बी है UNFCC, ऑप्शन सी है फाओ, ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2022 रिपोर्ट जारी किसने करी है? तो इसका सही उत्तर है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UNEP ने ये रिपोर्ट जारी करी है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2022 रिपोर्ट UNEP ने जारी करी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने जारी करी है।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और जो भाइयों ने भी चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके जल्दी से जल्दी। जय हिंद दोस्तों।